एक महिला होती है जिसका नाम नीलम होता है और वो राजस्थान के झुंझुनू की निवासी होती है और उसकी शादी जो आज से 9 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी और उसका पति जो अपना काम धंधा करता था वो राजस्थान के ही चोरू में उसका काम धंधा चलता था और वहाँ पर वो लोग एक किराए के कमरे में रहा करते थे। और वहाँ पर वो उसका जो पति था वो कुछ सैलरी बेस पर अपनी जॉब वगैरह करता था और उसका जो खर्चा पानी था वो काफ़ी अच्छे तरीके से चल रहा था और अच्छे तरीके से वो लोग रह रहे थे। जहाँ पर उसका किराए का कमरा था वहाँ के बगल में ही एक दुकान थी जहाँ पर एक ज्वेलरी की दुकान थी, एक सुनार की दुकान थी। वहाँ पर एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम नरेंद्र होता है और वो उस महिला को कहीं ना कहीं गंदी निगाहों से देखा करता था और उसके कुछ गलत इरादे थे और वो महिला उसको समझ जाती है, परख लेती है कि इसकी नीयत ठीक ठाक नहीं है और इसका कहीं ना कहीं मेरे साथ कुछ गलत करने का इरादा है और आए दिन मेरे को इस तरीके से घूरता रहता है और इस तरीके से देखता रहता है। वो इस बात को वो अपने पति को भी बताती है, लेकिन उसका पति कहता है कि हम बाहर से यहाँ पर रह रहे हैं, हमारा गाँव काफ़ी दूर है यहाँ से, तो इन बातों को ज़्यादा ध्यान में मत दो और अपना जो जीवन व्यतीत कर रहे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से और इसको आराम से चलाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक आवाज़ बंद कर देना, किसी को दबा देना और जो अगला आदमी मुजरिम है उसको कहीं ना कहीं इसका क्लू मिल जाता है कि लोग मेरे से कुछ नहीं कह रहे हैं, तो उसको और बड़कपन बन जाता है, उसका और बढ़ावा उसे मिल जाता है और वो फिर उस जिस वारदात को वो अंजाम दे रहा है और खुल करके वो सामने आ जाता है और कहीं ना कहीं उसकी हरकतें इतनी बढ़ जाती हैं कि जब उसको किसी ने टोका नहीं है, किसी ने रोका नहीं है, तो उसकी हरकतें कुछ और ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो उस महिला के साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला था कि उसे खुद ही पता नहीं था कि मेरे साथ किस तरीके का कृत्य घटित होने वाला है और जो उसके पति ने उसके साथ ये कह दिया कि तुम शांत रहो, उससे मतलब मत रखो, उसके साइड देखो ही मत, तो इसका उसे काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा उसे क्या पता था कि उसके साथ किस तरीके का कृत्य घटित होने वाला है। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त संजय। मैं आज आप लोगों के बीच में एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आप लोगों की रूह कांप जाएगी और कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि इस तरीके का कृत्य एक अच्छे खासे खुशहाल परिवार जिसकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी, एक तीसरे इंसान के आ जाने से उसकी ज़िंदगी में किस तरीके का मतलब बदलाव आने वाला था और उसकी ज़िंदगी पर जो दुखों का पहाड़ टूटने वाला था वो काफ़ी ही सहन कोई नहीं कर सकता। इस तरीके का उसके साथ दुखों का पहाड़ उसके ऊपर टूटा। तो जब वो वहाँ पर रह रही थी और उसका जो एक उस महिला का एक भाई भी रहता था, इसका नाम होता है विनोद उसके साथ में ही रह रहा था और विनोद की उम्र लगभग 21 साल के आसपास होगी। वो भी अपने जीजा के साथ काम वगैरह करने के लिए जाया करता था और जो व्यक्ति उसे देखा करता था उसके भाई के साथ थोड़ी बहुत यारी दोस्ती थी, उठन बैठन थी, उसके साथ उठता बैठता था, कुछ खाने पीने के लिए भी जाया करता था कभी कभार। तो ऐसा सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहता है और जो वो महिला थी और उसको वो काफ़ी दिनों से गंदी नीयत से देखता रहता है और कई दिन बीत जाते हैं। लेकिन एक दिन जब वो अपने पीहर जाती है, अपने मायके जाती है वो महिला, तो जो जेवर गहने वगैरह वो पहन रखी थी वो लेकर के साथ में ही जाती है और वहाँ पर फिर इसको जो आरोपी है जिसने इसके साथ कृत्य घटित किया है उसका कॉल आता है। जो उस ज्वेलरी की दुकान में काम करता था उसका कॉल जाता है उस महिला के पास जो 28 वर्षीय महिला है। उससे कॉल पर कहता है कि तुम इसी वक्त बाहर निकलो, जितने गहने वगैरह ले रखे हैं तुमने, और अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारे भाई की हत्या कर दूंगा, तुम्हारा भाई मेरे कब्जे में है। तो पहले तो उसके भाई को वो मतलब एक कब्जे में कर लेता है, उसका किडनैप कर लेता है उसके भाई को। फिर इसके पास कॉल करता है तो ये बेचारी भाई के चक्कर में खुद बाहर आ जाती है और पूरे गहने वगैरह लेकर के आती है और वहाँ पर वो जो आरोपी है वो चाकू दिखाता है, उसके गले में लगाता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं गई तो मैं तुम्हारा यहीं गला काट दूंगा और वहाँ पर तुम्हारे भाई को मार दिया जाएगा। तो वो जो 28 वर्षीय महिला थी वो कहीं ना कहीं डर जाती है और उसके डर में आकर के वो उसके साथ चल देती है और वहाँ से जैसे ही जाते हैं तो पहले तो ये लोग जयपुर में रुकते हैं, वहाँ पर एक कमरा बुक करते हैं। कमरा बुक करने के बाद 4 से 5 दिन वहाँ पर रहते हैं। 4 से 5 दिन रहने के बाद उसके साथ बलात्कार करते हैं। बलात्कार कई बार उसके साथ बलात्कार करता है वो। उसके बाद फिर जयपुर से चल करके वो लोग जाते हैं जयपुर से अजमेर में भी एक कमरा बुक करते हैं। अजमेर में भी उसके साथ उसी घटना को अंजाम दिया जाता है, उसके साथ फिर बलात्कार किया जाता है और यह सिलसिला वहीं नहीं थमता है। जब वहाँ अजमेर से लोग निकलते हैं तो वहाँ से चोरू के लिए ट्रेन में बैठते हैं। जब ट्रेन में बैठते हैं वहाँ से तो ट्रेन में जब वो महिला टॉयलेट करने के लिए बाथरूम में जाती है तो ये पीछे से पहुँच जाता है और उसके साथ ट्रेन में भी इस घटना को अंजाम देता है। जब वहाँ पर पहुँचते हैं चोरू वहाँ पर उसको छोड़ देता है और उसके जो गहने वगैरह थे वो सारे उससे छीन लेता है और उसके भाई को उसके पास छोड़ देते हैं। तो उस महिला के साथ इतना मतलब एक दरिंदे होते हैं, उसने दरिंदगी दिखाई कि उसने उसको जहाँ जहाँ लेकर के गया वहाँ उसके साथ उसने बलात्कार जैसी घटना को अंजाम दिया और उस महिला के साथ ऐसे मतलब व्यवहार किया कि जैसा एक
दरिंदा ही कर सकता है, हैवान ही कर सकता है। और आज के समय में देखा जाए तो हमारे इस समाज में इतनी गंदगी फैल गई है कि आए दिन ऐसे रेप जैसी घटना हमें देखने को मिल जाती हैं। और कहीं ना कहीं न्यूज़पेपरों में हम लोग पढ़ ही लेते हैं कि आज इतने वर्ष की लड़की के साथ, इतने वर्ष की महिला के साथ इतने लोगों ने गैंगरेप कर दिया, कहीं किसी ने किसी के साथ गैंगरेप कर दिया। और ये तो बेचारा अपनी पत्नी के साथ, अपने साले के साथ चोरू में रह रहा था, अपना व्यापार बिजनेस कर रहा था और अच्छे तरीके से अपने परिवार का ध्यान रख रहा था, मेहनत मजदूरी करने वाला व्यक्ति था। उसकी पत्नी के साथ इस तरीके का कृत्य घटित किया। वो इंसान पूरी तरीके से टूट चुका था और उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या घटित हो रहा है और किस तरीके के उसके साथ वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए, जब यह मामला वो घर आती है और अपने पति को बताती है कि मैं अपने मायके गई हुई थी, तो उसके पति को ये नहीं पता था कि मेरी पत्नी को किसी ने किडनैप कर लिया, किसी ने अपने वहाँ रख लिया है, बंदी बना लिया है, ऐसा कुछ उसे कुछ जानकारी नहीं होती। जब वो आती है और पूरी घटना अपने पति को सुनाती है तो उसका पति तुरंत जाता है और पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराता है, जहाँ पर चोरू में एक कोतवाली थाना होता है, वहाँ पर जाकर के पुलिस को अपनी पूरी आपबीती सुनाती है कि मेरे साथ इस तरीके का कृत्य घटित किया है। जो ज्वेलरी की दुकान में वो लड़का काम करता है, उसने पहले मेरे भाई को किडनैप किया, बंदी बनाया और मेरे को फ़ोन करके धमकी दी कि अगर तुम मेरे साथ नहीं आई तो मैं तुम्हारे भाई का कत्ल कर दूंगा, इसे मार दूंगा। तो वो डर जाती है और उसके साथ चली जाती है। पुलिस पूरे बयान नोट करती है और महिला बताती है कि जो मेरे गहने वगैरह थे वो भी उसी के पास हैं, उसने मेरे गहने वगैरह भी मेरे से छीन लिए, धमकी दे करके मेरे से बोला कि पूरे गहने लेकर के आना और जो भी तुम्हारे पास कैश वगैरह हो वो भी लेकर के आना। तो पुलिस पूरे मामला की छानबीन करती है। मामले की छानबीन करने के बाद पुलिस साबित कर देती है कि हाँ, इस महिला के साथ इस तरीके का कृत्य घटित हुआ है। और वो जो 5 आरोपियों के नाम वो महिला बताती है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को एक का नाम बता दिया है, और 5 के नाम बता करके वो केस फाइल कर देते हैं। और उसके जो केस बनाते हैं उसका रेप केस भी लगाते हैं, जो किडनैपिंग का केस लगता है उसकी धारा भी लगाते हैं और उस मामले को आगे वो फास्ट कोर्ट में भेज देते हैं, जिससे जल्दी सुनवाई हो जाए और उस महिला को पूर्ण रूप से न्याय मिल जाता है। और उसके साथ जो रेप घटित हुआ था, पूरे परिवार वाले आश्चर्य थे कि इस महिला के साथ इस तरीके का कृत्य घटित हो गया, इसकी क्या गलती थी। वो उसको देखता था वो लड़का, और उसने अपने पति को भी बताया, लेकिन उसके पति ने भी उसकी आवाज़ दबा दी कि तुम ऐसे इन बातों पर ध्यान मत दो, ऐसे किसी की आदत होती है देखने की। लेकिन जब अगर वहीं पर ही वो टोक देता तो कहीं ना कहीं उसकी ये इज्जत जो आबरू चली गई है वो नहीं जाती और उसके साथ ऐसी दरिंदगी नहीं हो पाती। तो कहीं ना कहीं समाज भी इसका जिम्मेवार है कि अगर कोई इंसान गलती करता है तो उसे वहीं समझा दो, वहीं दबा दो। अगर उसको नहीं समझाया, नहीं बोला तो उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं और फिर उसके जो अपराध करने की चरम सीमा होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और वो अपराध को अंजाम दे देता है। तो इस स्टोरी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को बदनाम करना नहीं था, ना ही किसी के बारे में कोई किसी की इज्जत खराब करना था। बस मेरा आप लोगों को जागरूक करना था। आप लोग जागरूक रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और मैं आप लोगों के बीच में ऐसे ही स्टोरी लाता रहूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में अपना सजेशन जरूर देना कि मुझे किस तरीके का सुधार करना चाहिए, किस तरीके से अभी स्टोरियों में सुधार लाना चाहिए। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।